नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम किसान की बात के साथ मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं अश्वनी। तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और शुरुआत में अगर ये कहूं कि ये सलीका हुनर का बनाए रखना, रह गुजर में रोशनी रखना। अश्वनी, ऐसे ही पाबंद सितारे हैं हमारे किसान भाई बहन जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ कृषि कार्य करते हैं। अब देखिए, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें भी बिना थके बिना रुके अपने कार्य को लगातार वो कर रहे हैं। भोर की पहली किरण के साथ उठ जाते हैं और शाम तक अपने खेतों में बड़ी मेहनत से कार्य करते हैं। बिल्कुल। और किसान मित्रों, हमारा भी यही प्रयास रहता है कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो आप मेहनत करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा योगदान दे सके कि जो तकनीक है, नई तकनीकें हैं, नई बातें हैं, वो घर बैठे आप तक सीधे तौर पर पहुंचाई जाए। और इसी क्रम में आज का हमारा बहुत खास विषय है और हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर YR मीणा जी, अपर आयुक्त विस्तार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। और किसान मित्रों, आज का हमारा विषय है, आप लिख लीजिए, शुष्क क्षेत्रों में सफलतापूर्वक बागवानी। है बहुत महत्वपूर्ण विषय और इससे जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं आप उन्हें तैयार कर लीजिए और सीधे तौर पर हमें स्टूडियो तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि विशेषज्ञ सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। और इसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है, नोट कीजिए, 011-23421081। एक बार अश्वनी आप बता दें। बिल्कुल, 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है। इसके बाद आप डायल करें 23421081 और मैसेज का वही पुराना तरीका है, टाइप करें GOLD गोल्ड, अपना सवाल, अपना नाम, जगह का नाम और भेज दें 53010 पर। तो आइए कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि शुष्क क्षेत्रों में जो बागवानी फसलें हैं वो सफलतापूर्वक कैसे उगाई जा सकती हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर कौन कौन सी बागवानी फसलें लगाई जा सकती हैं? जी, बहुत बेहतरीन सवाल किया है आपने। शुष्क क्षेत्रों में अगर हम फल बागानों की बात करते हैं तो उनमें बेर है, अनार, आंवला, लसोड़ा, फालसा, डेट पाम, बेलपत्र, बहुत सारे, मतलब करौंदा, सीताफल, ये जामुन, तो ढेर सारी ऐसे फल की किस्में हैं या पौध हैं जिनको आप लगा सकते हैं और सफलतापूर्वक उनसे उत्पादन ले सकते हैं। जी। ऐसे ही अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जैसे ग्वार है, मूंग बीन, मोठ बीन, ये जो करते हैं। इसके अलावा कुकरबिट्स, जो बेल वाली सब्जियां हैं, अच्छा, उसमें विशेषकर जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें एक तो काचरी और मतीरा, ये काफी सफलतापूर्वक होते हैं और इनकी कई सारी किस्में भी विकसित की हैं हमारे कई संस्थानों ने, तो इनको लगाया जा सकता है। ग्वार की फली काफी कॉमन है वहां पर सब्जी के लिए उगाना, और लौकी है, तोरी है, कद्दू है, ये सब इनकी विशेष अलग से किस्में निकाली गई हैं, ठीक से पैदा दे सकें। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी आ रहा है, जैसा कि आपने बताई अभी बेल वाली सब्जियां हैं, और देखिए प्रकृति ने भी कितने हम सबको नवाजा है अपनी इन चीजों से कि जैसा मौसम होता है वैसी ही सब्जियां और फल फूल हम लोगों को मिलते हैं, वैसे हम खाते हैं। अब भीषण गर्मी चल रही है और राजस्थान की बात करें तो वहां पर कौन कौन सी ऐसी जो बागवानी है कर सकते हैं सफलतापूर्वक? भी जैसा कि हम बात कर रहे थे शुष्क क्षेत्रों की, तो शुष्क क्षेत्र में जो हमारे राज्य आते हैं विशेषकर, उसमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान, इनके पूरे, कोई कोई तो पूरा प्रदेश है, किसी में किसी प्रदेश का थोड़ा क्षेत्र है, तो इनमें राजस्थान प्रमुख है एक तरीके से। शुष्क क्षेत्र या जो ड्राई या हॉट डेजर्ट की हम बात करते हैं, उसमें जैसे राजस्थान में भी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, नागौर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियां होती हैं। अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक, सर्दी में 1 डिग्री तक भी आएगा, कभी कभी 0 भी हो जाता है। और जब विंटर होगी, मतलब विंटर में 50 डिग्री से ऊपर भी जाता है, और सर्दी में, मतलब गर्मी में 50 के आसपास चला जाता है, और सर्दी में 1 से नीचे भी आता है। यानी कि काफी विषमता है इन क्षेत्रों में। जी, ऐसे 1 से 50 के बीच में टेम्परेचर वो रहता है, तो विपरीत परिस्थितियां होती हैं। उसी तरीके से पानी की, रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं, बरसात की, तो बरसात 100 mm से लेके 500 mm तक
हो जाती अब 100 mm से 500 mm के बीच में भी कहीं 40% होगी तो कहीं 70% हो जाएगी, इरेटिक। मतलब कोई निश्चित नहीं है कि आपके इस साल जो बारिश हुई है उतनी नेक्स्ट ईयर भी होगी। तो अनिश्चितता बनी रहती है मौसम में भी, वर्षा जो होती है उसमें भी। तो उसी हिसाब से प्रकृति ने, जैसे मैडम ने कहा, हमें उस तरीके के पौधे और उस तरीके की वनस्पतियां दी हैं जो उन विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, सरवाइव कर जाती हैं। सब्जियों की हम बात कर रहे थे तो उसमें एक प्रमुख है खेजड़ी। ये वैसे तो पौधा है और सदाबहार पौधा है। इसकी विशेषता है, इसको कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं शुष्क क्षेत्रों का। अच्छा। एक तो ये जो दलहनी फसलों की तरह काम करती है, इसके नीचे कोई भी फसल हम लगाएंगे तो आमतौर पर पौधा, बड़ा जो पौधा है उसके नीचे फसल होती नहीं है ढंग से, लेकिन इसके नीचे फसल भी अच्छी होगी और इसकी जो फलियां हैं सब्जी के काम में आती हैं उनको सांगरी बोलते हैं। और गर्मी में जितना टेम्परेचर बढ़ता है, जितनी गर्मी बढ़ती है, इसके जो फॉलिएज है, जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो मतलब एकदम से कलरफुल हो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं। अच्छा, देखने में भी काफी हाँ, खूबसूरत गर्मी में लगता है। मतलब अगर कोई पौधा शुष्क क्षेत्रों में, रेगिस्तान में दिखेगा, और ये हरा भरा, राजस्थान का बड़ा राजस्थान का, इसीलिए इसको सेंगर का कल्प साग। वृक्ष के नाम से जानते हैं। इसकी पूजा की जाती है। और जोधपुर शहर के आसपास एक खेजड़ली गांव है, वहां पर खेजड़ी के नाम से मेला लगता है बाकायदा। इसकी जो फलियां हैं बहुत ही पौष्टिक होती हैं खाने में, और कच्ची फलियां जो हरी होती हैं उनको तोड़ के ड्राई करके और विदेशों तक में वो जाती है। 400-500 रुपए किलो तक भी ये बिकती है। कभी कभी तो इतनी डिमांड होती है कि 1000 रुपए किलो तक भी इसका भाव जाता तो है। डॉक्टर साहब केवल ये राजस्थान में ही होती हैं या और भी कहीं भी? और जो मैंने 6-7 स्टेट वहाँ बताए भी उन सब में है, लेकिन राजस्थान का जो 5-6 जिले में जिनका नाम ले रहा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये जो जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, जहाँ रेतीली जमीन है, वहां पर ये बहुत अच्छा पैदा देती है। और बहुत ज्यादा बागान इसके सिस्टम से लगाए हुए नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही खेतों में आती है। जैसे अपने बबूल है या ये झाड़ी वाले बेर हैं, ये कई खेतों में मेड पे अपने कोई लगाता नहीं, उगते हैं। वैसे ही ये प्रकृति का वो है उपहार एक तरीके से। उसको किसान कभी काटते नहीं है, खेत के बीच में कहीं भी आ रहा है वो पनपता रहेगा। और गर्मी में इससे जो लूम बोलते हैं, इसकी पत्तियां जो हैं, वो भेड़, बकरी और ऊंट, इनका बहुत ही प्रिय भोजन है, बहुत पौष्टिक भी है। और पत्तियां झड़ती हैं नीचे, उससे उसको नाइट्रोजन जो है, नत्रजन की मात्रा काफी जमीन में बढ़ती है। और मैं जैसे कह रहा, दलहन फसलों की तरह काम करती है। वातावरण से भी ये नत्रजन को फिक्स करती है मिट्टी में। तो जिस मिट्टी में भी खेजड़ी के पौधे लगे होते हैं उसकी उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाती है। जब बारिश में पानी इधर से उधर बहता है, मिट्टी को कट के बहने से भी ये बचाव करती है। और इसको हर साल प्रूनिंग करते हैं, इसकी कटाई कर देते हैं, छांगते हैं। छांगने से क्या, फिर नई जो टहनियां निकलती हैं उन पर ढेर सारा मतलब आपको ये मिलेगा। एक तो चारा और फलियां काफी आती हैं उसमें। फलियों को भी सुखा के ड्राई करके सब्जी के रूप में घर में भी काम लेते हैं, और किसान बेच भी देते हैं। अचार भी बनता है, अचार भी बना सकते हैं, मिक्स उसमें डालते हैं। ऐसे ये केर आपने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल सुना। कहीं ढेलू बोलते हैं, कहीं केर बोलते हैं। बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसकी सब्जी भी बनाते हैं लोग गर्मी में। अभी चालू हो जाता है इस टाइम, मई जून में, आने वाले टाइम में चालू हो जाएगा। अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा टेनिन होता है, मतलब जो काफी अच्छा पेट के लिए होता है। खराश होता है, तो क्या सब्जी अगर बनानी है तो छाछ में उसको 1-2 दिन डिप करके ऊपर धूप में रख देते हैं, तो उसमें जो खराश टाइप का है वो निकल जाता है और वो काफी अच्छी उसकी सब्जी बनती है। तो हमारे अचार में जो मिक्स अचार बनाते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छे तरीके से इसको बता दिया कि भाई अगर कोई अपनाए तो इसे कैसे अपनाना है, कि छाछ में डाल दो तो और 2-4 दिन रखो, उसके बाद इसको अपना खट्टापन और भी ज्यादा उसका कलर बदल जाता है, कलर बदल जाता है। बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि दिल्ली और उसके आसपास, अभी राजस्थान की हमने बात की, और भी जगहों की बात की, जो अपने घरों में इस समय बागबानी कर रहे हैं, छतों पर कर रहे हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। पेरी अर्बन हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं हम, जिन लोगों जो शहरों में रहते हैं, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, ज्यादातर तो किचन गार्डन जो जमीन में जिनके घर हैं, घर के अगल बगल में थोड़ी भी जगह है वो करते हैं। इसके अलावा आजकल टेरेस गार्डन का एक ट्रेंड है, उसमें हमारे शौक भी पूरे होते हैं। हम सजावटी पौधे भी कुछ लगा देते हैं, कुछ ट्रे टाइप या बड़े गमले लेके उनमें हम सब्जी वाली फसलें, खासकर जो एक तो पत्ती वाली फसल है, पालक है, मेथी है, इसके अलावा अभी गर्मी का मौसम है, पुदीना
बहुत अच्छे से फैलता बहुत है। अच्छे से हो रहा है। आप पुदीना की एक बंडल अगर लेके आते हैं मार्केट से, उसके पत्ते यूज करके उसके डंडियां लगा सकते हैं। उसमें अपने आप जड़ों का फुटान होता है, पानी देते रहो, इतना पुदीना आएगा कि आप रोज ताजा पुदीना अपनी बालकोनी से पौधे जो गमले लगे हुए हैं उनमें से ले सकते हैं। इसी तरीके से मिर्च, टमाटर, बैंगन ये भी काफी अच्छा गमलों में दे देते हैं। तो टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। छत किसी के पास है, वहाँ काफी बड़े आप स्पेशल ट्रे भी आजकल सब्जी लगाने के लिए आते हैं, बड़े जैसे 1 मीटर लंबा, 2-2.5 फीट चौड़ा, उसमें आप मिट्टी वगैरह डाल के ये सब सब्जियां ले सकते हैं। इसमें एक आनंद ये होता है कि एक तो केमिकल फ्री, आप कोई भी घर में अगर लगाएगा तो दवाई अनावश्यक रूप से डालेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके सामने, आपकी आंखों के सामने जो फल सब्जियां लगते हैं, उनको खाने से ज्यादा आनंद आपको सुबह शाम जब देखते हैं, उनको जब पानी पिलाते हैं, तो उससे आपका कई मेडिसिनल काम करता है, या आपका टेंशन भी रिलीज होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और जब चाहे आप सलाद में 2-4 मिर्च तोड़ के ले लिया आपने, टमाटर लाल अगर दिखेंगे छत पे, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा कर रहे हैं कई लोग। बिल्कुल चित्र सामने आ रहा है डॉक्टर साहब हमारे। अच्छा, मैं एक बात और ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब लोग सुन रहे हैं, हमारे जो टेरेस गार्डन काम कर रहे हैं, जो किचन गार्डन का अपना छतों पर उन्होंने लगाई हुई हैं, तो कौन कौन सी ऐसी हैं जो बागवानी फसलें आती हैं, उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा सर, ये भी बताइए। बागवानी फसलें अगर शुष्क क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो वो जैसे मैं बोल रहा था आपको, फलों में तो मैंने बताया बेर बहुत बढ़िया। जैसे हम खेजड़ी की बात कर रहे थे, बेर भी पहले नंबर का पौधा हो सकता है शुष्क क्षेत्रों के लिए। ये भी प्रकृति का एक वरदान है। इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। जब बिल्कुल सूखा होगा, घास भी हरी भरी नहीं होगी, वो भी मुरझा जाएगी, तो भी ये जमीन से अपनी जो पूर्ति कर लेता है पानी की। एक इसको प्रकृति का वरदान है कि जब मई और जून, जब भयंकर गर्मी पड़ती है, तेज हवाएं चलती हैं गर्म, उस टाइम ये पौधा अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है, और इसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो करीब करीब बंद हो जाती है। जैसे हम लोग सोते हैं वैसे ही ये सो जाता है पौधा। उसको कहते हैं प्रसुप्ता अवस्था या डोरमेंसी। उस टाइम इसको मिनिमम, जैसे हम सोते हैं तो हमें भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, भूखे भी हैं, नींद आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही ये पौधे का नेचर है, ये विपरीत परिस्थितियों में पत्तियां गिरा देगा, सो जाएगा, दूर से देखेंगे हमें लगेगा सूखा कोई डंठल खड़ा है। ये इसकी खासियत है। वही मई जून के महीने में इसकी प्रूनिंग करते हैं जब ये डोरमेंसी में होता है। तो जैसे मान लो एक टहनी है, उसका 75 या 60% आप काट देंगे किसी तेज धारदार, जैसे सिकेटियर वगैरह आरी वो आते हैं, उनसे काट के प्रूनिंग करने के बाद में क्या होता है, जब बारिश आती है तब तक हम बीच में खाद वाद भी दे देते हैं उस पौधे को, गोबर की खाद या देसी खाद जो भी देनी है, गुड़ाई कर देते हैं थाले में। पानी जैसे ही उसको मिलता है तो तेजी से जहां हम कटिंग करते हैं पुरानी टहनी की, वहां से कई सारी टहनियां निकलती हैं, फुटाव आ जाता है, फुटाव आ जाता है, तेजी से बढ़ती हैं वो। आपको लगेगा वो डंठल कहाँ गया, हरा भरा बिल्कुल लहराता हुआ पौधा। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब बेल जो होता है, बेल पत्थर, वो भी इसी टाइप से होता है। बेल पत्थर भी वहाँ के लिए बहुत अच्छा पौधा है। तो बेर की जैसे मैं बात कर रहा है, इसमें जो भी नई फुटान होगी उस सब पे फल लगेंगे। अगर मान लो हम उसकी कटिंग नहीं करते, प्रूनिंग जिसको कहते हैं, तो 1-2 फीट वो पौधे की टहनी आगे जाएगी और जितने नई ग्रोथ होगी वहीं बेर लगेगा। कटिंग करने के बाद में आपका एरिया बढ़ जाता है और पौधे पर जो अनावश्यक भार था वो भी खत्म हो जाता है, और आपको जलाने के लिए लकड़ी और पशुओं के लिए कटिंग करते हैं तो पाला मिल जाता है। तो ये है बेल की, जैसे मैडम ने बात की, बहुत ही अच्छा पौधा है, मेडिसिनल है, और 1 किलो से 1.5 किलो के ऐसे फल आते हैं उसमें। कोई ज्यादा कीट व्याधियां नहीं लगते। आजकल तो मैं देख रही हूँ गर्मियों में उसका खूब शरबत भी पिया बहुत अच्छा, उसका जूस जो है पेट के लिए बहुत अच्छा है और काफी पॉपुलर है। आप जहाँ भी जूस कॉर्नर होगा कहीं, आप बेल का मांगेंगे तो आपको बाकायदा मिलेगा। उसके गूदे से बनाते हैं। पौधे ऐसे हैं जिनको ना तो ज्यादा देख रेख की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, अपने आप ही सरवाइव कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, और बहुत सारी अच्छी किस्में हैं इसकी। हमारा जो फैजाबाद में एक सेंटर है, नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या में फैजाबाद, वहाँ पर इन्होंने कई सारी किस्में निकाली हैं इसकी। अच्छा। तो कई लोग वहाँ से लाके लगाते हैं, और बीकानेर में भी एक सेंटर है, वहाँ से भी कुछ किस्में निकली हैं। तो अच्छी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया शुष्क क्षेत्रों के लिए पौधा है। तो हमने चर्चा की बेर की, अनार की और बेलपत्र की। इसी तरीके से आंवला आंवला भी बहुत ही बढ़िया पौधा, मेडिसिनल, इसकी अच्छी वैल्यू है। आप आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का तेल सब लोग यूज करते हैं, कैंडी, टॉफी, बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, अचार में भी आंवला चलता है।
तो कहने का मतलब आंवला मेडिसिनल है, इसको भी जूस भी इसका पीते हैं लोग, एलोवेरा के साथ मिला के पीते हैं, जिससे कई सारी बीमारियों का खात्मा होता है। इसकी भी प्रकृति ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और वो जब पीक समर में वो भी गिरा देता है, फिर बाद में फुटान होता है। और वैल्यू एडिशन भी बहुत है, वैल्यू एडिशन बहुत है, इसके प्रोडक्ट बड़े भारी हैं जी। और काफ़ी टेस्टी हैं। तो आंवला भी आसानी से, इसकी बहुत सारी किस्में हैं, नरेंद्र आंवला के नाम से सीरीज ऑफ वेराइटीज हैं, नरेंद्र 7, नरेंद्र 6, इस तरीके से। तो काफी अच्छा पौधा है शुष्क क्षेत्र के लिए ये भी। डॉक्टर साहब, क्योंकि बात चल रही थी राजस्थान की, तो हमें अलवर से योगेश जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनके क्षेत्र में कुछ ऐसी किस्में हम इनको बताएं जो कि अच्छी पैदावार ले सकती हैं। और एक प्रश्न और है, ये हरियाणा से हैं, रामेश्वर जी, इनका सवाल भी मैं ले लेता हूँ। इन्हें सब्जियों की किस्में जाननी है कि जिनमें की अच्छी पैदावार मिल सके। जी हाँ, सब्जियों की जैसे हमारे किसान भाई बात कर रहे हैं, वैसे तो ढेर सारी किस्में हैं। अगर पानी की थोड़ी बहुत सुविधा है तो कोई भी किस्म लगाई जा सकती है। अलवर बहुत अच्छा हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है जिला, और सब्जियों की काफी किसान मुझे मालूम है इधर खेती करते हैं। जैसे प्याज की काफी लोग करते हैं। अभी समर में जो भिंडी आती है अलवर साइड से, काफी भिंडी और टिंडा, ये अच्छी किस्में लगा के जो भी किसान रोड के साथ हैं या जो रेलवे स्टेशनों के नजदीक में जिनके गांव हैं वो लगाते हैं। और दिल्ली से आजादपुर मंडी से कई ये 407 जो छोटे जैसे ट्रक होते हैं ना, ये पहले ही खेत में खरीद देते हैं और रोज ट्रक लोड करके ये लाते रहते हैं। तो अलवर बहुत अच्छा राजस्थान का एक जिला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। तो इनको सब्जी जो उगाते हैं उसके दाम बढ़िया मिल जाते हैं। अब सब्जियों में जैसे शुष्क क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उसमें जैसे मैं अभी फिलहाल जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें तो कद्दू है, लौकी है, ये तोरई है, ये तो है ही। इसके अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये सब आसानी से उगा सकते हैं। और जब खरीफ का जो सीजन आएगा अभी आगे आने वाला, उसमें आप लोबिया, ग्वार की फली, काचरी, ये सब भी लगा सकते हैं। तो किस्में बहुत हैं। और ये क्योंकि दिल्ली आते हैं, दिल्ली बहुत नजदीक है, तो हमारा जो पूसा संस्थान है यहाँ से कई सारी किस्मों का ये बीज, एक तो बीज भवन है वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, उसका दफ्तर है, वहां से भी। और पूसा के गेट पे इंद्रपुरी साइड में जो गेट है, एटिक के नाम से एक सेंटर बना हुआ है, वहां पर किसानों को एडवाइजरी सर्विस भी मिलती है। पूसा संस्थान से विकसित जो भी फल सब्जियां हैं उनके पौधे और बीज उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है हमारे पास, हम देख लेते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, नमस्ते मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सतबीर सिंह, गांव बिगान, सोनीपत, हरियाणा से बात कर रहा हूँ मैडम। जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैं ना अपने परिवार के लिए मैंने 500 गज जमीन अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए छोड़ रखी है जी। तो उसमें मैंने खीरा, ककड़ी, घिया, तोरी ये लगा रखी। तो वो 2-3 बार लगा लिया मैंने। एक वो लालड़ी नाम का कीड़ा खा जाता है उसको बार बार। जी। हाँ, लालड़ी सा लाल सा है, थोड़ा सा उड़ जाता है, पंखी होती है उसके छोटी छोटी, लाल कलर का है जी। हाँ। नहीं, ऐसा है क्योंकि सब्जियों में गर्मी के मौसम में भी कीड़े का प्रकोप होता है। तो इसके लिए आप अपने घर पे ही वो बना सकते हैं दवाई, जिसमें एक तो नीम जो है, नीम का उपयोग करते हैं, धतूरा है, आँख है, इन सबको मिला के पानी, उसमें थोड़ा गुड़ डालते हैं। तो जैसे ये जीवामृत, कई तरह के वो घोल बनाते हैं, घनामृत, जीवामृत, तो वैसे बना करके आप उस पर छिड़काव करके, लेकिन उसमें धतूरा, आँख, नीम, इनके पत्ते डाल के जो सॉल्यूशन बनाते हैं उससे काफी हद तक इनको मैं ये जानना चाहता था डॉक्टर साहब, कोई ऑर्गेनिक बनी बनाई दवाइयाँ कहीं नहीं मिल सकती पूसा वगैरह? ऑर्गेनिक में एक्चुअल में दवाइयों का ज्यादा उपयोग करना वो है नहीं, उसमें यही सलाह देते हैं जो किसान को बनवाते हैं खुद को, जिससे उससे वो हमारे को मिलेंगे ना? नहीं ना, हमारे पास धतूरे वगैरह के ये पत्ते। बाकी आप हमारा एक नंबर है, देखो 1800 180 1551 टोल फ्री नंबर है। हाँ जी, इस पे बात करना। और एक हमारा सेंटर है नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर गाजियाबाद में। हाँ जी। अभी जो डॉक्टर साहब ने आपको टोल फ्री नंबर बताया है, अगर आप उस पर भी पूछेंगे तो वो भी आपको नंबर गाजियाबाद का भी नंबर दे देंगे। आप मैंने कई बार किया तो वो दूसरे का बता देते हैं भाई पूछा का, फिर वो उनको नहीं, आप कहना NCOF, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद।
ठीक है, और मुझे लगता है कि आपका जो जवाब है वो मिल गया होगा डॉक्टर साहब। नहीं मैडम जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें नीम का तेल लगा सकते हैं? नीम का तेल सीधे नहीं लगाते हो, घोल बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, घोल बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कीड़ा तो पकड़ में आएगा नहीं, आप उसका कंसंट्रेट डालेंगे तो थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। अच्छा जी। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है मैम, जी जी, नमस्ते। नमस्ते। और हमारी बात चल रही थी, हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं YR मीणा जी, अपर आयुक्त विस्तार कृषि मंत्रालय भारत सरकार में। तो डॉक्टर साहब, आज जो विषय है हमारा कि भाई जो सूखे इलाके हैं वहां पर बागवानी फसलें कैसे सफलतापूर्वक की जाएं, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जहां बहुत कम बारिश होती है वहां पर कौन कौन सी किस्में लगाई जा सकती हैं, किस तरीके से पानी का प्रबंधन किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सही में तो ये है कि बागवानी जहां हम शुष्क क्षेत्र में करते हैं जी, तो शुरुआत से ही हमें ध्यान देना होगा कि जहां भी हम बागान लगा रहे हैं, एक तो बारिश का जो पानी है उसको सजो के फार्म पॉन्ड बना के उसमें हम संकलित करें, तो वो लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए, जो जीवन बचाने के लिए शुरुआती दिनों में, बहुत अच्छी जो पौधों की जड़ें जमने के बाद दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 3-4 साल पौधों को जीवन रक्षक सिंचाई देनी ही होगी। तो उसके लिए फार्म पॉन्ड आप डेवलप कर सकते हैं, और फार्म पॉन्ड के लिए सरकार की कई योजनाओं से मदद मिलती है किसानों को। और वो कृषि जो विशेषज्ञ वो बता देते हैं कि आपके खेत में किधर ढलान है, कहीं आसपास छोटी मोटी पहाड़ी है उसका भी पानी आता है, तो ढलान की तरफ उसको बनाएं जिससे खेत का पानी खेत में रहे और खेत की मिट्टी खेत में, मतलब मिट्टी की भी सुरक्षा हो और पानी आपका वहाँ संरक्षित हो। दूसरा, जो भी बाग आप लगाएंगे उसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी वैज्ञानिक विधि से लगाओ। गड्ढे कम से कम 2.5 फुट गहरे, 2.5 फुट गहरा, 2.5 फुट चौड़ा बनाओ, और उसमें चिकनी मिट्टी आप डाल सकते हैं थाले में। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये उत्तर प्रदेश बांदा से विनय हैं, ये पूछ रहे हैं कि जो फसलें हैं, बागवानी की फसलें हैं, उनके पोषक तत्वों को किस तरह से संभाल सकते हैं, बनाए रख सकते हैं? पोषक तत्वों को, फल जैसे है उसमें तो प्राकृतिक रूप से जो भी उसमें पोषकता है वो रहेगी ही, लेकिन वो नष्ट होने में तो एक उसको आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मान लो सब्जी है, अब सब्जी को आप जरूरत से ज्यादा पका रहे हैं तब उसके पोषक तत्व नष्ट होते हैं। फलों में ज्यादातर हम पकाते नहीं है, उनको खाते हैं, वैसे कई दिनों तक आपके पड़े हुए सूख गए तब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप खुद कृषि मंत्रालय में हैं, तो हमारे भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो किसान भाइयों को लाभ दे सके इस तरीके की बागवानी फसलों के लिए? जी बिल्कुल, बागवानी के लिए हमारे यहाँ एक विशेष संभाग है, और MIDH यानी इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, बागवानी के समन्वित विकास के लिए एक योजना है। पहले हमारे कई कार्यक्रम चलते थे, उन 6 जो स्कीम है उनको सबको मिला के, जिसमें हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसकी योजना, कोकोनट डेवलपमेंट की बोर्ड की योजना, इसके अलावा पहले नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चलता था, वो सबको क्लब करके एक MIDH नाम से स्कीम बना दी। उसमें आपके फल बागान लगाने से लेके आप हाईटेक हॉर्टिकल्चर की आजकल हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, किस तरीके से आप कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, आपने मान लो फल पैदा भी कर लिए, बाद में उसकी आकर्षक तरीके से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन, जब बाजार में अच्छा भाव नहीं मिल रहा आप उसके उत्पाद बना सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, आंवले का मुरब्बा है, अनार का जूस है, और भी फल हैं हमारे जिनका अचार मुरब्बा बना के, कोकोनट की बात करें उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आज जिस तरीके से आपने विस्तार से हमें जानकारी दी, हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत लाभ पहुंचेगा, ये हमारे पूरी उम्मीद है, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों को शुभकामनाएं। जी अश्वनी, और अब हम भी विदा ले लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से और कहते हैं नमस्कार।